अस्सलाम वालेकुम जी। सुबह सवेरे पाकिस्तान में बहुत खुशामदीद। मैं हूँ शिफा यूसुफ ज़ई और मैं हूँ वैस मंगलवाला। मेरी तरफ से भी आप सबको अस्सलाम वालेकुम। खुदा का शुक्र है कि उसने हमें आज की सुबह नसीब फरमाई। आज की सुबह का आगाज़ करते हैं एक बहुत अहम ख़बर से। इसराइल अब ऐलान करने वाला है कि वो फ़लस्तीनियों पर हमले रोक रहा है फ़ौरन, और बस ये किसी भी लम्हे ये ऐलान होने वाला है। ये मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दे दूँ और आप सुन लें, आप सब लोग भी, आप भी किसी भी लम्हे बस यूँ। और वो उसका ये जो ऐलान होगा उसकी वजह भी मैं आपको बता दूँ। ये वो फ़ौरन ऐलान करेगा कि हम ये हमले रोक रहे हैं। दूसरी उसके अंदर जो पार्ट होगा वो ये होगा कि आइंदा हम कभी भी इस तरह की हरकत नहीं करेंगे। और उसकी वजह जो है वो ये है कि वो डर गया है OIC से डर गया है वो। बिल्कुल OIC वालों का इजलास हो गया कल, और बड़ा ज़बरदस्त दबंग, जिसको कहते हैं ना, दबंग का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। दबंग इजलास हुआ है OIC का, और ये देखें अखबारों में भी आ गया है कि इसमें उन्होंने कहा है कि जी अस्पताल पर हमला जंगी जुर्म है और ये कत्लेआम है, और आलमी बिरादरी इसराइल को जिम्मेदार ठहराए। ये एलामिया उन्होंने जारी कर दिया कि भाई आलमी बिरादरी आप प्लीज़ जो है वो इसराइल से कहे कि ये आप गलत कर रहे हैं। और जो है वो इस्लामी ताउन तंजीम ने गजा से फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली को मुस्तरद कर दिया है। वो इसराइल ने जो कहा कि सब निकलो, तो उन्होंने कहा नहीं भाई ये ऐसी हरकतें नहीं होनी, ये अच्छी बात नहीं है। ठीक है जी। और इसके अलावा पाकिस्तान, सऊदीया, ईरान, उर्दन, जर्मनी, रूस की मजम्मत, और बस दैट्स इट। थैंक यू। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत अहम इजलास, ये अहम इजलास था और बड़े अहम फैसले उसमें किए जाएंगे। बल्कि एक मिनट मैं तो ऑफिशियल जो OIC में जो उनका पे जो बिल्कुल ऑफिशियल ट्विटर पे जो उनका ट्वीट पे जो स्टेटमेंट है उसके एक्सेप्ट्स जो उन्होंने ऑफिशियल शेयर किए हैं ना, जो OIC के सेक्रेटरी जनरल के, और कौन है ये, हुसैन इब्राहिम ताहा साहब हैं। 6 पॉइंट उन्होंने उसमें लिखे हैं। अब आप सुनिएगा और आप कहिए, ये देखें कितना इन्होंने अहम काम किया है। ठीक है जी। पहला पॉइंट शुरू होता है, आई एक्सटेंड माई अप्रिसिएशन फॉर योर पार्टिसिपेशन। उन्होंने कहा कि भाई सबको शुक्रिया तो अदा करना था ना, ज़ाहिर है। थैंक यू जी, आप सब लोग आ गए। ठीक है। अगले बाकी ये मतलब डिटेल में आप पढ़ लीजिएगा। बिल्कुल। लेकिन मैं सिर्फ पॉइंटर्स बता रहा हूँ। हेडिंग्स। दूसरा, आई स्ट्रांगली कंडेम द हॉरिफिक मैसेकर कमिटेड बाय इजरायली ऑक्यूपेशन। कंडेम कर दिया उन्होंने, ये भी बात उन्होंने कर दी। तीसरा उन्होंने कहा, टुडे वी कन्वीन्ड द एड्रेस ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस Today we convened to address the consequences of the brutal Israeli aggression। हम सब आज यहाँ पे मिलके बैठे हैं कि भाई पता चले कि क्या हो रहा है मामला और क्या क्या कर रहा है। And today we express our full solidarity with the Palestinian people। इज़हार यकजहती। चौथा पॉइंट ये हो गया, इज़हार यकजहती है हमारी आपके साथ, आप मर रहे हैं, हम आपसे इज़हार यकजहती करते हैं। और फिर पांचवा पॉइंट, we have repeatedly warned of the dangers। तो ये भी हमने आगाह किया था भैया, बार कहा था देखो ये अच्छी बात नहीं है। ये हो जाएगा, ये ऐसे ही हो जाएगा, ये हमने कहा था। और फाइनल पॉइंट जो है, आई स्ट्रेस that the continuation of the policy of aggression against the Palestinian people will not promote security and stability but rather inflame the cycle of violence। आप ऐसा करेंगे तो फिर वायलेंस बढ़ेगा। ये 6 पॉइंट उन्होंने दे दिए हैं। अब आप देखें इसराइल क्या करता है। बिल्कुल डर के दुबक के बैठ जाएगा वो, बिल्कुल फौरन वो अपने ही सरजमीन से दौड़ने का भी उसने इरादा शायद कर लिया होगा ये सब देख के। ये तो अब जिसको कहते हैं ना, दुबकना, तो इसराइल अब दुबक जाएगा फौरन, बिल में अपने घुस जाएगा। और जाहिर है अच्छा, बाकी और भी बयानात आ गए हैं, मैंने कहा आपको बता दूं। ये है जी, इसराइल बदमाश है, जालिम रियासत है, लगाम डाली जाए, ये PTI का बयान आया है। अक़वाम मुत्तहिदा जंगी जराइम पर इसराइल के खिलाफ कार्रवाई करे, ये नून लीग का बयान आ गया है। और पीपल्स पार्टी वालों ने तो अपनी वो रैली वगैरह निकाली थी, उसमें कहा था बिल्कुल। हाँ, और ये सिराजुल हक साहब का है, हमारी हुकूमत होती तो बखुदा फ़लस्तीन को यूँ जलता हुआ ना देखते। तो ये तमाम जो बातें हैं, इनके लिए उर्दू में, अंग्रेज़ी में एक लफ्ज़ है, उसको कहते हैं लिप सर्विस। तो लिप सर्विस हो गई है भाई, अब कोई एक्चुअल सर्विस कर लो। बिल्कुल प्लीज़। ठीक है, बस इतनी सी बात कहनी थी मुझे। बस अब आप जाके देखें 60 सेकंड न्यूज़ और दिखाते हैं आपको कि क्या हो रहा है दुनिया में और फ़लस्तीन में। OIC के खुसूसी इजलास में जंगी जराइम पर इसराइल को कटहरे में लाने का मुतालबा। इसराइल फ़लस्तीन कशीदगी, अमेरिका ने सलामती कौंसिल में जंग बंदी की करारदाद वीटो कर दी। अमेरिकी सदर के मुतालबे पर मिस्र से गजा के लिए इमदाद में रुकावट नहीं बनेंगे इसराइल। हिजबुल्लाह का 3 इसराइली फौजी ठिकानों पर हमला, टैंकों और जासूसी के आलात तबाह कर दिए। नवाज शरीफ की रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी, आइंदा 24 घंटों में दुबई पहुंचने का इम्कान। पाकिस्तान और चीन के दरमियान 6 अरब 70 करोड़ डॉलर के ML1 मुआहदे पर दस्तखत। लीबिया से कराची पहुंचने वाले 3 मुसाफिरों में मंकी पॉक्स की अलामात। बरतानिया में तैयारे में बम की इत्तला पर मैनचेस्टर एयरपोर्ट आरजी तौर पर बंद।
वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान को शिकस्त देकर न्यूजीलैंड ने मुसलसल चौथी फतह हासिल कर ली। आईसीसी रैंकिंग में बाबर आजम बैटर्स में टॉप पोजीशन पर बरकरार, शुभमन गिल का दूसरा नंबर। चलें जी, ये हो गई हमारी 60 सेकंड न्यूज। और ये तो पेन की अपने एलामिये पे साइन कर रहे हैं। मैं इस पे कुछ नोट कर रहा था, वो पेन की खत्म हो गई। भाई यही होता है, जब बंदा जरूरी काम करने लगे तो फिर यही होता है। हाँ, पेन की खत्म हो जाती है, निप टूट जाता है। हम जब कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे थे तो वो प्रोजेक्ट्स बनाने होते तो हार्ड ड्राइव क्रैश कर जाती थी प्रोजेक्ट वाली रात को। ये हमेशा हर एक के साथ होता है। तो भाई ये कुछ नहीं हो रहा इसका। और ये इंक वाला पेन अब तो आजकल बहुत कम लोग यूज करते हैं। हाँ। तो नहीं, लेकिन वैसे जिनको शौक वॉक होता है वो बड़ा अपने पेनों को और इंक वाले पेन इस्तेमाल करते हैं, बड़ा संभाल के भी रखते हैं। बिल्कुल खत्म हो गई, खत्म हो गई। स्याही की वो लेके आओ, दवात कलम दवात, हाँ दवात, कागज कलम दवात ला। चलो, कोई गाना भी था। अच्छा अच्छा। देखिए, मैं तो खास तौर पे मैंने अपना नाम भी लिखवाया है इस पेन के ऊपर, ताकि सनद रहे और कोई आप जैसा शख्स इधर उधर इसको ना कर सके। तो ये ठीक है, इंक खत्म हो गई। वो पेन जिसमें इंक ना हो वो किसी काम का नहीं होता। और वो मीटिंग जिसके बाद कोई प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ना हो वो किसी काम की नहीं होती। और क्या, देखिए वो किसी ने बड़े सबलिमिनल बात हो गई। मुझे जहन में आ रहा है कि किसी बड़े अहम शख्स ने एक जुमला कहा था कि जब नहीं आपसे पुराने वक्तों का, या तो कोई चीफ जस्टिस साहब थे पाकिस्तान के या कोई सियासतदान था, आई एम नॉट वेरी श्योर कौन था, लेकिन उसने था वो बड़े ओहदे पे, उसने कहा कि देखो जब कुछ नहीं करना होता ना तो कमेटियां बना दिया करो। नहीं, कमेटियां बना दिया करो भाई। कमेटियों में डिस्कशन हो रही है, इंक्वायरियां चल रही हैं, तो वो कमेटी अपनी फाइंडिंग्स पेश करेगी और फिर फाइंडिंग्स के बाद पता नहीं जो भी होगा। तो कुछ जब कहीं कुछ ना करना हो कमेटी बना दो। बिल्कुल। तो ये सिलसिला है कि कमेटी बना दो। अच्छा, एक कमेटी है जो रैंकिंग जारी करती है, वो है आईसीसी की कमेटी। उसने रैंकिंग जारी कर दी है वनडे इंटरनेशनल की। और वनडे इंटरनेशनल में जो रैंकिंग बैटर्स की आई है, बैटर्स, बल्कि मैं तो बैट्समैन ही कहूँगा भाई, सब बैटर कह रहे हो आजकल, वो जेंडर न्यूट्रल कर रहे हैं ना हर चीज़ को, ताकि एलजीबीटी फैसिलिटेट हो जाए बेचारे। तो बैट्समैन ठीक है भाई। तो बाबर आजम जो है, बाबर आजम वो नंबर 1 पर हैं। उन्होंने ताज़ा तरीन जो रैंकिंग जारी हुई है उसके अंदर बाबर आजम इज़ ऑन नंबर 1, 836 रेटिंग पॉइंट्स हैं। और जो भारतीय है शुभमन गिल वो दूसरे नंबर पर है, 818 उसके पॉइंट्स हैं। और टी20 में भी और वनडे में भी कोई बॉलर पाकिस्तान का टॉप 10 में नहीं बना सका। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अलबत्ता शाहीन आफरीदी के जो टेस्ट रैंकिंग है उसमें टॉप 10 बॉलर्स में वो शामिल हैं। और पाकिस्तान की जो ओपनिंग जोड़ी जो है इमाम उल हक और फ़खर जमान, जो पहले टॉप 10 बल्लेबाजों में शामिल थी, अब वो 10वें और 13वें नंबर पर आ गए हैं। और फ़खर जमान का हमें पता है मुसलसल उनकी ख़राब फॉर्म चल रही है, वो टॉप 10 से बाहर हो गए हैं। और गुज़िश्ता उनकी 8 इनिंग्स जो थी उसमें किसी भी इनिंग में उन्होंने 30 रन से ज़्यादा नहीं बनाया। बिल्कुल बेचारा बिल्कुल ही जो है वो बैठ गया है। और फिर क्विंटन डिकॉक जो कि जनूबी अफ्रीका के ओपनर हैं, जिनको कहते हैं बेबी फेस्ड असैसिन उनको कहते हैं। अच्छा, वो इतना मासूम लगता है और असैसिन भाई शदीद मासूम लगता है आप भाई, बिल्कुल मासूम। लेकिन वो जब वो खेलने पर आता है, अब गौर से देखो, और जब वो बस खेलता है तो फिर ऐसा लगता है कि यार एक बार रोको इसको, कोई रोको। अच्छा, तो उनको बेबी फेस्ड असैसिन भी कहते हैं बहुत सारे लोग। तो एक दर्जा उनकी बेहतरी हुई है और तीसरे पर आ गए। और साउथ अफ्रीका के ही रॉसिवन डेडस्लॉसन जो है वो चौथे नंबर पर हैं। और बाबर आजम जो है वो वाहिद बल्लेबाज है जो कि वनडे, टी20 और टेस्ट के टॉप 5 में शामिल है। टी20 में वो 4th पर है, टेस्ट में वो 4th पर है। ओके, लेकिन भाई कल ऑस्ट्रेलिया से मैच है, अल्लाह वन रैंकिंग का कुछ कर लेना। किसका वन रैंकिंग जो है आपकी, हाँ उसका कुछ कर लेना, वरना आप तो गई बेटा, अब गई फिर ना कहना। रैंकिंग जाए कोई मसला नहीं है भाई, रैंकिंग का कोई मसला नहीं है। रैंकिंग आए ना आए, कारकर्दगी नजर आए, वो आप लोग जो है कारकर्दगी कर लें और बस मैच जिताओ भाई। हाँ, लेकिन एक और चीज में बड़ी कारकर्दगी आई है सामने हमारे खिलाड़ियों की, और वो बड़ा जबरदस्त इनिशिएटिव है। और वो इनिशिएटिव ऐसा है कि अलग अलग लेते तो शायद उतना इम्पैक्ट ना होता जितना कि अब इकट्ठे लेने के बाद इम्पैक्ट आ रहा है उनका। फलस्तीन से इजहार यकजहती की है भाई हमारे पाकिस्तान के क्रिकेटर्स ने, भारत में बैठे हुए, और झंडे पोस्ट कर दिए अपनी, जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों ने अपने ट्विटर अकाउंट्स पर, एक्स पर बेसिकली, और इजरायली जारहियत पर फ़लस्तीनी अवाम के साथ उन्होंने इजहार यकजहती की है। और सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ पैगामात जो हैं उनकी तरफ से ये आए हैं सामने। किसी ने दिल बनाया हुआ है, किसी ने हार्ट ब्रेक बनाया हुआ है, लेकिन ये कि इन सब ने इकट्ठे वो तस्वीरें अपनी बदली हैं और बेसिकली शेयर की हैं। और इसराइल की जानिब से गज़ा में वहशियाना बमबारी जारी है। मंगल को जो है वो उनकी अफवाज के हस्पताल पर होने वाले ताज़ा हमले में
जो है 500 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं अभी तक जो नंबर सामने आया है। और उसके बाद गजा ने ये कहा कि हम पहले, अच्छा उसमें भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें आई हैं सामने, बयानात आ रहे हैं ना भाई, जाहिर है अब सारी दुनिया से कंडेमनेशन आ रही है, इस चीज़ को तो कोई भी नहीं जस्टिफाई कर सकता। तो खैर बहरहाल कुछ तो ऐसे बेशरम अभी भी मौजूद है जो कहते हैं इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। उसने कर दिया हमला, उसने लोग मार दिए, लेकिन स्टिल इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए ताकि बड़े इंटरनेशनल न्यूज़ इदारे जो थे उन्होंने तो साबित कर दिया है कि ये वही है, उन्होंने किया है। और जो बाइडन है वो कहता है कि नहीं जी ये दूसरी पार्टी ने किया, ये दूसरी वो पार्टी, एक अंधा है जिसको नजर आता है सब कुछ, सही है। और वो ऐसा अंधा है जो कि सब कुछ देखता है और सब जानता है, उसको पता है कि ये किसने किया। बहरहाल क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर्स जो हैं उन्होंने क्या किया? शादाब खान, मोहम्मद नवाज और उसामा मीर ने फ़लस्तीनी अवाम से इज़हार यकजहती करते हुए अपने एक्स अकाउंट्स पर फ़लस्तीन के झंडे तस्वीरों के साथ पोस्ट कर दिए। मोहम्मद नवाज ने फ़लस्तीन के झंडे के साथ हाथ उठाए दुआ वाला इमोजी पोस्ट किया है। फिर ओपनर जो है हमारे इमामुल हक, हारिस रऊफ और इफ्तिखार अहमद, उन्होंने भी फ़लस्तीन के झंडे जो है अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिए हैं। और एक तरह से ये पूरी एक यूनिफाइड एफर्ट पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तरफ से नजर आई है, तो इसलिए ज़्यादा प्रोमिनेंट हो गई है, ज़्यादा लोगों की नज़रों में आई है ये। और सारी दुनिया कह रही है अचानक इनको क्या हो गया, तो भाई अचानक नहीं हुआ है, वो ज़रा मसरूफ़ थे, खेल रहे थे। अब जब उनको ज़ाहिर है वक्त सामने आया है, उन्होंने पहली फुर्सत में वो काम कर दिया जो वो करना चाह रहे थे। विकेट कीपर जो है मोहम्मद रिजवान और ज़बरदस्त बैट्समैन भी हैं हमारे, उन्होंने भी वर्ल्ड कप में श्रीलंका के खिलाफ शानदार जीत फ़लस्तीनियों के नाम की थी। अगर आपको याद हो, ये उनकी बड़ी ज़बरदस्त ट्वीट थी, उस पर भी एतराज़ बड़ा आया था, लेकिन फिर बाद में आईसीसी ने उसकी भी क्लैरिफिकेशन दे दी कि भाई ये ट्वीट जो थी, ये सारी सिचुएशन ये उन्होंने ग्राउंड के अंदर नहीं की थी, इट वाज हिज ओन पर्सनल एक्शन, तो ग्राउंड के बाहर की थी, इसलिए इस पर हम कुछ कर नहीं सकते। विक्रांत गुप्ता जो बड़ा स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है, उसको बड़ी तकलीफ हो गई, उसने टैग किया था बाकायदा आईसीसी को कि भाई हमारे वक्त में तो आपने ये कर दिया था, कर दिया। तुम इसी जहालत में पड़ रहे हो यार, कैसे आदमी हो तुम विक्रांत, तुम्हारा मेरे ख्याल में बस दिमागी तवाज़ुन खो गया है तुम्हारा। हो गया बिल्कुल। तो खैर ये एक बड़ी अहम पेशरफ्त थी जो सामने आई पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जानिब से, एक अहम एफर्ट फ़लस्तीन के हवाले से। वो कह रहे महेंद्र सिंह धोनी को कहा गया था कि आप आर्मी का जो आपने वो पहना हुआ है ना दस्ताना, वो हटाएं, तो वो आर्मी का था भाई, ये सारे बड़े बड़े लोग करते हैं यार, क्या बात कर दिया आपने, आपको क्या पता। बहरहाल चले, आप जर्नलिस्ट हैं लेकिन आप जो है ना बायस्ड हो गए, अब ये बायसनेस जो है ना ये मुनासिब नहीं है और इसका आपको फिर लोग सोशल मीडिया पर फिर बताते भी हैं कि भाई आप बायस्ड हो गए। बहरहाल और बहुत सारे लोग कर रहे हैं भाई, बिल्कुल, और बहुत सारे लोग कर रहे हैं। पहले आपको बताएं पाकिस्तान ने क्या किया है, अल-खिदमत फाउंडेशन ने बड़ा जबरदस्त काम किया और वो हमेशा अल-खिदमत तो सबसे पहले मेरा ख्याल है फर्स्ट वंस, वो तुर्की पहुंचने वालों में भी अल-खिदमत फाउंडेशन अवलीन जो हमारे इदारों थे उनमें से एक था, और यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ है। अल-खिदमत फाउंडेशन ने गजा के लिए 10 करोड़ रुपए का इमदादी सामान फराहम कर दिया है और मजीद 50 करोड़ रुपए का इमदादी सामान जल्द रवाना कर दिया जाएगा। और उन्होंने कहा है कि गजा में 500 बच्चों समेत 1200 अफराद मलबे में दबे हैं जिनका रेस्क्यू का कोई इंतज़ाम नहीं है। सर्च और रेस्क्यू की जो टीमें हैं वो गज़ा के मुतासरा इलाकों के लिए तैयार हैं और पाकिस्तानी कौम आगे बढ़कर फ़लस्तीनियों की इमदाद करे। और 7 अक्टूबर से इंटरनेशनल पार्टनर्स और NGOs के इश्तराक से फ़लस्तीन और गज़ा में अल-खिदमत वाले जो हैं वो रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन जारी उन्होंने कर दिया है और ये मुसलसल वहाँ के लोगों के साथ राब्ते में हैं और बड़ा ज़बरदस्त ये काम कर रहे हैं, तो ये बहुत पॉजिटिव चीज़ है। बिल्कुल, लेकिन इनको बड़ी जल्दी थी, OIC को कोई जल्दी नहीं थी, तो इनको बड़ी जल्दी थी। 7 से शुरू करने वाले होते हैं ना, वो कर जाते हैं। 7 से शुरू हुए हैं भाई। मैं आपको अपनी पर्सनल बात बताऊँ, ये मैं वैसे नहीं तारीफ कर रहा हूँ कि भाई बड़ा अच्छा इदारा है, ये वो काम कर रहे हैं, नजर आता है दुनिया को। मैं इनकी तकरीब में गया, वो इनकी बेसिकली फंड रेजिंग की तकरीब थी और जिस तरीके से लोगों ने फंड्स दिए हैं अल-खिदमत को दिए हो भाई, मैं तो देख के हैरान रह गया कि वो औरतें अपनी चूड़ियाँ उतार के दे रही हैं, तो वो अपने घर उन्होंने जो है वो जो बड़े एक्स्ट्रा थे गाड़ियाँ थी वो अपने साफ सुथरा काम करते हैं, काम करने वाला आदमी काम कर रहा हो तो ट्रस्ट आप करते हैं उसके ऊपर, तो अच्छा है, और आपको नजर आता है। बिल्कुल आपको नजर आता है। अब ईदी साहब को देख लें आप, कितना जबरदस्त काम करके गए हैं, उनकी कितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उनको डोनेशंस बहुत जबरदस्त मिलते हैं, ट्रस्ट की बात है ना, ऐसा ही है। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि बड़ा काम कर रहे हैं। लेकिन इस मरतबा इन्होंने तुर्की वाले में भी बिल्कुल पहले जैसे ही आया था, मतलब फर्स्ट 12 आवर्स और इनकी टीम निकल पहुंच गई थी। बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा, वो जो हम बात कर रहे थे कि क्रिकेटर्स ने जो इज़हार यकजहती किया है, तो अब मोहम्मद सलाह जो फुटबॉलर हैं उन्होंने क्या किया है, उन्होंने भी एक वीडियो पैगाम जारी किया है और गजा में जो इजरायली बर्बरियत जारी है उसके ऊपर वो वीडियो पैगाम उन्होंने जारी किया है। इन पर भी पाबंदी लगा दो भाई, बंदा कोई बोले ही ना, सब चुप करके बैठ जाओ, सही है, ताकि जो है वो सारी दुनिया चुप हो जाए और जो किसी को कत्ल करना चाह रहा है वो करता रहे। बिल्कुल ऐसा ही है जी। अब ये इन्होंने इमदाद की अपील की है और बताया है सारी सिचुएशन, और बेसिकली उन्होंने
जो है वो सबको ये बताया कि ये मामला ऐसा है कि बस ख़ानदान के ख़ानदान इसके अंदर मिट रहे हैं, लोग एक दूसरे से जुदा हो रहे हैं और हम बस देख रहे हैं, तो इमदाद की तरफ आएँ और इस पूरे मामले को किसी तरीके से सॉल्व करवाएं। बिल्कुल, ये पैगाम तो हम भी आपको देंगे। जो जहाँ पर आपको लगता है कोई रियासती इदारा है, कोई और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है वो काम कर रही है, प्लीज़ उनको इमदाद दें। इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत हमारे पैसे का, हमारी इमदाद का वहाँ पहुँचना है। इसी के हवाले से बिल्कुल एक अगला पैगाम जो है आपके साथ शेयर करने लगे थे, जमाइमा गोल्डस्मिथ का है। उन्होंने भी गज़ा पर जो इसराइली बॉम्बिंग है उसके खिलाफ बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ज़ाहिर है कोई शख्स भी इस पर खामोश नहीं रह सकता, और उन्होंने भी अपनी जो वेबसाइट जो एक्स है उसके अकाउंट में उन्होंने कहा है कि मज़ीद हज़ारों मासूम बच्चों को हलाक या माजूर करने से ना तो यरगमाली बचाए जा सकेंगे और ना ही इससे अमन कायम होगा। उन्होंने आगे ये भी लिखा कि गज़ा पर बमबारी उसी तरह मज़ीद दहशतगर्दी लाएगी जैसे 9/11 के बाद इराक और अफगानिस्तान में सूरत हाल जो है वो उभर कर हमारे सामने आई, और इसराइलियों की जो बहादुरी है वो इससे साबित नहीं हो रही, ये पूरी दुनिया को खतरे में डाल रहे हैं। और इस किस्म की उन्होंने एक बड़ा ही एक वाज़े पैगाम जो है अपने ट्विटर एक्स अकाउंट से जारी किया। अच्छा, वो मलाला का जो बयान था जिसमें उन्होंने $3 लाख की इमदाद का ऐलान किया, फिर उसके बाद वो उसके ऊपर फातिमा रद्द-ए-अमल आया है। बिल्कुल ऐसा भाई आप बड़ा जाग गई अचानक से, आपको पीस, क्योंकि पीस नोबेल प्राइज था ना उनका। हाँ, पीस प्राइज उनका नोबेल प्राइज था। तो अब वो 10 दिन के बाद उनका पैगाम आया है, तो लोग पहले तो कह रहे हैं कि भाई चलो अच्छा आप जाग गई 10 दिन के बाद। बिल्कुल, फातिमा भुट्टो अच्छा खासा जज्बाती हुई थी, तो उनको कहा कि भाई यू शुड कॉल अ जेनोसाइड, नेम द बॉम्बर्स, नेम दोस पीपल हु आर डूइंग दिस। तो आप नाम क्यों नहीं ले रही हैं? ऐसा ही है, लेकिन इसराइल का नाम लेना मुश्किल होता है ना। इसराइल का नाम लेना थोड़ी मेरी तरह हर कोई जो है वो टीवी पे बैठ के लेकिन जो बहादुरी करके आ रहे हैं सामने, वो बहादुरी करके आ रहे हैं। आप बहुत सारे क्रिकेटर्स को देखें, जीजी हदीद जो वो हमारी तो नहीं, हमारी कहां से हो गई, हमारी होती तो क्या ही। लेकिन देखो इंटरव्यू करता मैं उसका प्रोग्राम में, क्या पूछते, क्या आप उनसे मुख्तलिफ सवालात पूछता, ये थोड़ी है। लेकिन जो बोल रहा है, जो अवैस बोल रहा है, वो उन मुल्कों में रहते हुए उनके ब्रांड्स के साथ एसोसिएट होते हुए भी बोल रहा है। और बहुत सारे ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स और ब्रांड जो एसोसिएशन कोलैबोरेशंस हैं वो लूज किए हैं, यानी कि वो खो दिए। पैसा उनके पास आ रहा था, अच्छा खासा पैसा आता, किसको बुरा लगता है, लेकिन स्टिल उन्होंने जब आवाज उठाई, उनके वो कॉन्ट्रैक्ट्स खत्म कर दिए मुख्तलिफ कंपनीज ने, बहुत सारे। अच्छा, कंपनीज में भी फिर बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हैं जो जाहिर है उसी साइड की पुष्पनाही करते रहते हैं। अच्छा, तो ये कनाडा का जो सूबा है ब्रिटिश कोलंबिया, उसके गुरु नानक गुरुद्वारे की जानिब से सिख फॉर जस्टिस ने इसराइली बमबारी से जो तबाहाल फ़लस्तीनी है उनके लिए इमदादी सामान अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे के हवाले किया है उन्होंने। और उन्होंने बेसिकली उनका एक और प्लान भी है, उन्होंने 21 तारीख को कनाडा टू पैलेस्टाइन शटडाउन जो है इंडियन टेरर हाउसेज, ये सारी सिचुएशन भी बनाने का उन्होंने बाकायदा पूरा ये नाम जारी किया। उन्होंने कहा हम इसके अपने ग्रुप से, अपने जो खालिस्तान के लोग हैं हामी रहनुमा, उनके साथ हम ये दिन मनाएंगे 21 अक्टूबर को। अच्छा, अब देखें ये इस तरीके से जो है वो सब भी जिसके सीने में दिल है और वो दिल में दर्द है वो उठेगा और गलत को गलत कहेगा और जो बेचारे मजलूम हैं उनकी इमदाद करेगा। जी बिल्कुल ऐसा ही है। इवन आप ये देखें कि हमारे मजहब ने जो कातिल है, जिसको कहते हैं डकैत है, हर चीज़ का एक मैकेनिज्म है, और सज़ा किसी को देनी है उस सज़ा का भी मैकेनिज्म है, जज़ा किसी को देनी है जज़ा का भी मैकेनिज्म है। ये नहीं हो सकता कि कोई 4 लोग उठ के किसी को कत्ल कर दें और कहें भाई हम तो इंसाफ कर रहे थे। इंसाफ रियासतों ने करना है, इंसाफ जो है हुकाम ने करना है, उनके जिनके पास अथॉरिटी है, मैंडेट है, उन्होंने करना है। और इंसाफ से मुझे वो बताएं, वो तरीके इंसाफ नहीं पूछ रहा हूँ इंसाफ से, इंसाफ से मैं पूछ रहा हूँ कि कराची में क्या कस्टम वालों ने क्या किया? कस्टम वालों ने दरअसल हुआ ये कि बड़ी जबरदस्त उन्होंने कार्रवाई की थी, बड़े दिनों से ये चर्चा इसका चल रहा था, उसकी तस्वीरें सामने आई हैं, तो मैं बड़ी एक्साइटेड हो गई कि उस शख्स ने, देखिए 3 पता नहीं कुछ दिन कबल कस्टम हुकाम ने जो है उनकी जानिब से जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची का, जो आप लोगों का हमारा बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उस पर एक कार्रवाई की और उन्होंने मोबाइल फोन जो है उनको छुपाए हुए थे और उस पर उन्होंने छापा मारा, वो बरामद किए सारे 39 गालिबन वो मोबाइल फोन्स थे, टोटल आईफोन्स थे बेसिकली वो, और आईफोन्स की जो टोटल मालियत है जी वो 3 करोड़ 70 लाख रुपए की है। और इस शख्स की मैं एक्साइटेड इसलिए हो गई कि कार्रवाई तो उन्होंने जबरदस्त की। इस शख्स की तस्वीर आई सामने, इससे बांधे कैसे हुए, मैं चाह रही थी अब नाजरीन को वो दिखाएं कि इसने अपने जिस्म के साथ कपड़ों के अंदर बनियान में डाले हुए, और बेवकूफ कैसे हो सकता है कोई, इसने बड़ी कार्रवाई की हुई थी। इसने अपने जिस्म के साथ मोबाइल सारे बांध के व्हील चेयर पे ये बैठ गया, माजूर ये बन गया, और पीछे से एक शख्स चला रहा था। निकला कैसे ये? बस ये मोबाइल बस अब पता नहीं कैसे निकला, लेकिन से निकल आया। चलो हाँ, और यहाँ पे ग्रीन चैनल इस्तेमाल कर रहा था, यानी कि फास्टेस्ट और जो इजीएस्ट है।
तो बस फिर पकड़ा गया तो फिर तो पकड़ा गया। कस्टम हुकाम भी तो फिर सोचते हैं ना, क्रिमिनल्स की तरह सोचते हैं। खैर उन्होंने ग्रीन चैनल से ये आ रहा था, उन्होंने उसको कहा इत्थे आना तू जरा, तो बस फिर इसके कपड़े शपड़े जब उन्होंने उतारे खोले तो ये तस्वीर। कौन सा वो कानून लगेगा? अब इस पे कस्टम एक्ट लगेगा जाहिर है, और उसके तहत मुकदमा इसके खिलाफ दर्ज हो गया था और अब तफ्तीश वगैरह इसकी जारी है। तो ये सारा सिलसिला जो है, वो तस्वीर इसकी आई, बड़ी मैं एक्साइटेड हो गई। मैंने कहा भाई लोगों को बताएं। मैं भी ये सोच रही थी कि पकड़े कैसे, बैग में रखे हुए थे, कहाँ रखे हुए थे, कैसे पकड़े? तो ये उन्होंने कहा कि जिस्म से बांधे हुए थे भाई उसने, और वो व्हीलचेयर पर बैठकर माजूर बना हुआ था, क्योंकि जाहिर है फिर व्हीलचेयर गुजर जाती है, हाथ आपको कोई लगाता नहीं है। तो ये सारी सूरत हाल हुई। और वो जो बरतानिया में तो वजीरों के पीछे पड़ गए हैं अवाम, वजीरों के पीछे अवाम पड़ गए हैं। उन्होंने कहा भाई ये रिजाइन करे सारे, ये इल्जाम इन पे लगाते हैं हम, ये अक्यूज्ड है मिनिस्टर्स और डेवलपर्स। हुआ ये है कि अवाम की जानिब से उनको शदीद तनकीद का सामना देखने में आ रहा है। और हुआ कुछ यूं कि कुछ रोज कबल लूटन एयरपोर्ट जो लंदन के करीब है, हवाई अड्डा, उसकी कार पार्क में बहुत शदीद भयानक आग लगी, जिससे 1400 गाड़ियां तबाह हो गई, 235 परवाजें मनसूख हो गई और 40,000 से ज्यादा मुसाफिर मुतासिर हुए। वो इसलिए कि ये टर्मिनल 2 की पार्किंग थी और यहाँ पर जब आप गाड़ी खड़ी करके अंदर जा नहीं सकेंगे, आग लगी हुई है प्लाजे में, तो फ्लाइटों तक लोग कैसे पहुंचेंगे? तो ये सारा एक क्योस मच गया वहां पर, और ये जो है ये सिलसिला ऐसा हो गया। फिर हुकाम के मुताबिक आग एक डीजल गाड़ी में लगी थी, क्यों लगी ये किसी को समझ में नहीं आया, लेकिन वो फैली और सारी इमारत को उसने लपेट में ले लिया। अब ये भी कहा जा रहा है कि जो गाड़ियां वहां पर थी उनको रिकवरी और वो मतलब ऐसी है नहीं है कि इस्तेमाल हो सकेंगी, और 3rd फ्लोर पर आग लगी थी। अच्छा, हुआ ये था कि आज से 5 साल पहले दिसंबर 2017 को इसी किस्म की आग एक और पार्किंग प्लाजे में लगी थी लिवरपूल में। अच्छा। और वो तो एक अरीना था, शॉपिंग अरीना था मेरा ख्याल है, उसमें आग लगी थी। तो उस वक्त कुछ सेफ्टी मेजर्स और कुछ इस किस्म की बात हुई थी कि हम इसको इन प्लेस रखेंगे, पार्किंग्स को ऐसे सेफ बनाएंगे वगैरह वगैरह। सुधरे नहीं, और लोगों ने कहा कि अगर उस वक्त के हादसे के बाद, और उस वक्त भी 1400-1500 गाड़ियां जो है वो जल गई थी, तो लोगों ने कहा अगर उस वक्त के हादसे के बाद आप लोगों ने कोई मेजर्स लिए होते जो तय किए गए थे, तो ये आग ना लगती और हमारा इतना नुकसान ना होता। तो जिन जिन की गाड़ियां जली हैं वो तो मिनिस्टर्स की जान के पीछे पड़ गए। सही है भाई, चलें ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे, फिर आपसे बात करेंगे। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। फ़लस्तीनियों पर मज़ालिम का सिलसिला जारी है, और इस हवाले से आलमी सतह पर हम जैसा कि देख रहे हैं कि कोई भी पेशरफ्त सामने नहीं आ रही है, बल्कि ज़्यादातर ममालिक ऐसे हैं कि जो कि इसराइल के जारहाना रवैये को सपोर्ट कर रहे हैं। और जो ममालिक सॉरी टू कट यू, जो ममालिक जंगबंदी के लिए एफर्ट्स कर रहे हैं, उनकी जंगबंदी के लिए एफर्ट्स को भी कचरे की टोकरी में फेंका जा रहा है अमेरिका की तरफ से और दीगर ममालिक की तरफ से, जो बड़ी पीस की बात करते थे। जो कल भी करारदाद एक आई थी, उसको भी अमेरिका ने वीटो कर दिया। शोहदा की तादाद तकरीबन 4000 से भी ज़्यादा हो चुकी है। और इसी हवाले से बहुत सारे जो सेलिब्रिटीज़ हैं, जैसे कि हम आपको बता रहे थे कि वो सब भी अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। सीनियर अदाकारा हिना ख्वाजा बयात साहिबा से हम बात करते हैं, उन्होंने भी सोशल पोस्ट किया इसी हवाले से, और कुछ बरहमी का भी उन्होंने इजहार किया। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस हिना साहिबा। आप ठीक हैं, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। अच्छा, अगर आप थोड़ा सा इलेबोरेट करें, एक तो ये कि आपके इस वक्त जज्बात ज़ाहिर है, जो पूरी कौम के, पूरी दुनिया के जो दर्द दिल रखने वाले लोग हैं उनके जज्बात यकसा ही हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप ख़ुद अगर उनका इजहार करें कि इस वक्त व्हाट एग्जैक्टली आर यू फीलिंग अबाउट दिस होल कॉन्फ्लिक्ट। वैसे देखिए, कॉन्फ्लिक्ट आप वहाँ कहते हैं ना जहाँ पर दो बराबर की ताकतें आपस में लड़ रही हों जी, तो यहाँ पर बराबरी वाला तो कोई मामला ही नहीं। बिल्कुल सिंपल सी बात है, हम ना तारीख को पढ़ते हैं, ना समझते हैं, ना उसकी कहते हैं ना उसके जरिए चीज़ों को देखते हैं। तो एक काउंसिल बनी हुई है, यूनाइटेड नेशंस उसका नाम है, उसने 7 दहाइयों पहले इस चीज़ को रिकग्नाइज कर लिया, पहचान लिया कि आप ये नहीं कर सकते कि आप किसी के घर में घुसकर उसको कहें कि तुम बाहर निकलो और मैं यहाँ पर रहता हूँ। तो ये सिचुएशन इज एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग इन फलस्तीन। आपने वहां पर एक इलाके में एक इंपीरियल सोच के तहत, क्योंकि अब 1940s में जो दूसरी जंग अजीम के बाद जैसे जैसे इंपीरियलिज्म और कॉलोनियलिज्म खत्म हो रहा था और ब्रिटिश एम्पायर जगह जगह से पीछे हट रही थी, तो उन इलाकों से निकलते निकलते आप वहां पे ट्रबल स्पॉट्स छोड़ गए। आपने
इंडिया और पाकिस्तान की आज़ादी तो हुई, लेकिन आपने कश्मीर का ट्रबल स्पॉट वहां पर छोड़ दिया। आप देखें तो कश्मीर और फ़लस्तीन की जो एक तारीख है वो आपको ऑलमोस्ट पैरेलल नजर आती है। एग्जैक्टली ऐसा ही। कि बाहर से लोगों को लाकर उस इलाके में सेटल करना, वहां के लोगों को बिल्कुल से कहते हैं ना कोने से लगा देना, और दुनिया की तरफ से उनको बिल्कुल नजरबंद कर देना। आपने जो है पूरी पूरी कौमों को कैदी बना कर रखा हुआ है। इट्स लाइक एन ओपन प्रिजन। बिल्कुल। और आप ना दुनिया को वहां आने देते हैं। जो यूएन फैसला करती है, करारदाद मंजूर होती है, उसकी आप धज्जियां उड़ा देते हैं। कोई उसके लिए उसमें पेशरफ नहीं होती है, कोई उस पर बात नहीं करता है। वो इन एक्शन जो है वो बजाते खुद एक एक्टिविटी है जी, कि वो साल हर साल बढ़ती चली जा रही है। जी। अच्छा, और उससे भी फिर इम्प्लीकेशंस आ रही हैं। वो लोग तो फेस कर रहे हैं, अगर आप कोई एक्शन नहीं लेंगे तो वो तो फेस कर ही रहे हैं कॉन्सिक्वेंसेस। क्योंकि वो तो जो एक्शन लिया जा रहा है उनके खिलाफ, वो उसका तो वो खमियाजा भुगत रहे हैं। उनकी तो नस्लें खत्म की जा रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, आप जो सोशल मीडिया पर जो सेलिब्रिटीज के हवाले से हम बात कर रहे थे कि उनकी तरफ से भी कुछ ऐसे हैं कि जो कि रिस्पांस देते हैं और बड़ा खुलकर देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो कि रिस्पांस नहीं देते। ये क्या मामला है? ये मेरा ख्याल है बहुत जाती मामला है। ये उसी तरह से है कि आप किस चीज के बारे में, किस चीज को कितना अहम समझते हैं या कितना सीरियसली लेते हैं, या आपका दिल किस चीज के ऊपर दुखता है। तो कई दफा आपसे नहीं रहा जाता। हम अनफॉर्चुनेटली जिस दुनिया में रह रहे हैं वहाँ एक खौफ की दुनिया है कि आप बात करेंगे तो आपको बंद कर दिया जाएगा, आपकी एंडोर्समेंट्स रोक दी जाएंगी, आपकी जो कमाई का जरिया है उसको रोक दिया जाएगा। तो बात ये है कि हक बात जो होती है, वो जो हक का रास्ता होता है वो जरा मुश्किल होता है जी। उसमें आपको शायद थोड़ी सी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, उसमें शायद आपको थोड़ी सी हिट्स लेनी पड़ती हैं। लेकिन क्या खामोश रहने से, मैं तो कहती हूँ हम कुछ भी नहीं कर रहे। हम जो कर रहे हैं वो तो बिल्कुल नेग्लिजिबल है, वो तो आटे में नमक के बराबर भी नहीं। बिल्कुल। सिर्फ हक बात के लिए बोल देना, हम सो रहे हैं। मुझे बहुत दुख होता है इस बात का कि हम बहैसियत मुसलमान समझते हैं कि हम इंसानों में भी हम शायद अशरफुल मखलूकात हैं। हाँ, हम सबसे आला और शायद अल्लाह ताला ने आला और अरफा बनाया है कि हम तो जी हमें 7 खून माफ है, हमने तो जन्नत में ही जाना है। लेकिन आपको वो जन्नत भी कमानी पड़ेगी जी। आपको इस बात के लिए बोलना पड़ेगा। वो जैसे कहते हैं ना कि आप कुछ भी नहीं कर सकते, तो उस बात को गलत तो कह सकते हैं। हाँ, एटलीस्ट आप अपने हाथ से किसी बुराई को ना रोकें तो जबान से तो उसका इजहार कर दें कि ये गलत हो रहा है। इसमें वो पॉलिटिकली करेक्ट होना भी तो बहुत सारे लोगों का आजकल मंशा होता है ना कि नहीं जी हमारा तो कोई ऐसा बयान ना हो कि जिसके अंदर हमें साइड जी पॉलिटिकली इनकरेक्ट हो जाए या लगे कि ये तो इस साइड की नुमाइंदगी कर रहे हैं। वो न्यूट्रलिटी भी बड़ी जरूरी है। ये पॉलिटिकल करेक्टनेस जो है ना, इसने हमें मुनाफिक बना दिया है। आई एम सॉरी, इट्स वेरी हार्श जो मैं कह रही हूँ, मगर ये मुनाफिकत है। क्योंकि अगर हम एक चीज को गलत समझते हुए भी गलत नहीं कहते, वो कहते हैं सबसे निचला दर्जा है कि आपने दिल में उसको बुरा कह दिया। हाँ। आपके दिल में बुरा कहने से फर्क नहीं पड़ रहा। मैं तो समझती हूँ कि हमारा शायद जबान से कहने से भी फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि जो लोग वो ताकत रखते हैं कि जो इफेक्टिवली इस चीज को रोक सकते हैं, वो नहीं कर रहे। सबको हर कोई अपनी बादशाहत संभाले बैठा है कि हमारा इक्तदार, हमारी बादशाहत, हमारी कुर्सी, हमारी जो दुनिया में पोजीशन है वो ना कहीं हिल जाए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। हिना साहब, अभी जाहिर है हम सब वेट कर रहे थे कि ओआईसी का इजलास वगैरह होगा और अब देखते हैं वहां से क्या एलामिया आता है। आप ज्यादा एक्सपेक्ट कर रही थी ओआईसी से, या आपको लग रहा था कि ये वैसे ही बस लिप सर्विस सॉर्ट ऑफ चीज होगी जो कि होनी थी? क्विकली अगर बता सके। मैं एग्जैक्टली यही एक्सपेक्ट कर रही थी जो हुआ है, अनफॉर्चुनेटली। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बहुत वो कहते हैं स्पिन एंड आई वॉश फॉर सो मेनी इयर्स। अनफॉर्चुनेटली अब वो भरोसा उठ गया है, लेकिन फिर भी आपको उम्मीद होती है ना कि शायद कहीं कुछ हो जाए, शायद कोई एक बोल दे तो बाकी सबको भी हौसला हिम्मत मिल जाए। बट हम भी इसके जवाब दे होंगे। हम भी जवाब दे होंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमें ये सोचना है कि हम अपने कॉल, फेल और अमल के जवाब दे होंगे। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। हिना ख्वाजा बेयात साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। नाज़रीन थे, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान।
वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। ओआईसी का अहम इजलास हुआ और इस अहम इजलास की तरफ बहुत सारे लोगों की नजरें थीं। उनकी तो थी ही थी जो जुल्म और बर्बरियत सह रहे थे फ़लस्तीन में, गाज़ा की पट्टी में इसराइली बमबारी से, लेकिन उनकी भी थी जो उनके साथ इजहार यकजहती रखते थे और उनके हवाले से खैर ख्वाह थे। लेकिन ऐसा लग रहा है जो रद्द-ए-अमल ओआईसी का सामने आया और उस पर लोगों का जो रद्द-ए-अमल सामने आया, उससे ऐसा लग रहा है ओआईसी डिड व्हाट इट डज बेस्ट, नथिंग एक्चुअली। तो इस पे हम बात करेंगे कि क्या वाकई ओआईसी ने कुछ नहीं किया, या हमें ऐसा लग रहा है कि उन्होंने कुछ नहीं किया या बहुत थोड़ा किया है, या उनका मैंडेट ही इतना था वो इससे ज़्यादा कुछ कर ही नहीं सकते थे। इस पे हम बात करेंगे आज के इस सेगमेंट में। और हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार जनाब जाहिद हुसैन साहब, जिन्होंने अभी एक और आर्टिकल भी लिखा था जिसके अंदर बात की थी कि मीडिया तरीके से बायस्ड तरीके से इस कॉन्फ्लिक्ट को, इस जंग को रिपोर्ट किया। अस्सलाम वालेकुम जाहिद साहब। वालेकुम सलाम, क्या हाल है सर? थैंक यू, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त दिया आपने। सबसे पहले आपके उस आर्टिकल की तरफ अगर मैं आ जाऊं, वेस्टर्न मीडिया जिस तरीके से हम जानते हैं कि भाई ज़ाहिर है उसके अपने बायसेस हैं, उसके अपनी आइडियोलॉजीज़ हैं, उन्होंने क्या क्या आपके उस आर्टिकल को अगर थोड़ा सा आप हमारे लिए एलाबरेट कर सकें, क्या आपको नज़र आया वेस्टर्न मीडिया पर जब ख़ास तौर पर इस मरतबा इसराइल ने जो ये कार्रवाई शुरू की? देखिए, सिर्फ इस तरह की बात नहीं है। अगर वेस्टर्न मीडिया को देखें तो यकीनी तौर पे कहा जाता है कि बड़ी आज़ादी है, उनको फ्रीडम है, लेकिन अगर देखा है तो इनवेरिएबली वहाँ पे जो फॉरेन पॉलिसी और नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी है उसके तहत ही बहुत सारी चीज़ें उनके यहाँ छपती हैं। ये अभी की बात नहीं, लेकिन अब जो है जो ये वाक़यात हुए हैं रिलीज में, उसके बाद से वो बायसेस तो बहुत ज़्यादा नुमाया होके आते हैं। मतलब अगर पूरी तरह देखा जाए तो रिपोर्टिंग एक साइड की है। यकीन बात है जो कुछ भी अक्टूबर 7 में हुआ उसकी कोई तायद नहीं कर सकता है कि बच्चों और औरतों के साथ जो अगर कोई भी कहीं भी होता है, लेकिन उसको जिस तरह से एग्जैजरेटेड करके कहा गया, फिर उसके बाद जो है वहाँ पे जो पैलेस्टीनियन खासतौर पर गजा में जो रहने वाले हैं उनके ऊपर जो जुल्म होता रहा है मुस्तकिल, ये आज की बात नहीं है। पिछले अगर 50 साल में देखा जाए तो वो एक मुस्तकिल जो है एक इसराइल की जारियत का शिकार रहे हैं, और ख़ास तौर पे पिछले 17 साल में गजा की पट्टी जो है वो उसमें ब्लॉकेड जारी है। मुस्तकिल वहाँ बॉम्बिंग होती है जिसमें कसी तादाद में बच्चे मारे जाते हैं, लेकिन उसकी रिपोर्टिंग कभी भी उससे नहीं हुई है जैसे कि हमने अक्टूबर 7 के वाक़यात को जो देखा था। और उसी वक्त जो है जब ये अक्टूबर 7 के वाक़यात हुए उसके फ़ौरन बाद ही जो है जो जिस तरह से वहशियाना बम्बार्डमेंट इजराइल की हुई है पैलेस्टीन पे या गजा पे, तो उसकी आप रिपोर्टिंग अगर उठा के देख लें वेस्टर्न मीडिया में आपको कुछ भी नज़र नहीं आएगी। और इससे इसी तरह जाहिर होता है कि जितनी भी रिपोर्टिंग इस वक्त इस क्राइसिस के मामले में हो रही है वो ज़्यादातर वेस्टर्न मीडिया के जो सहाफ़ी हैं वो इसराइल से बैठ के रिपोर्ट कर रहे हैं ना है, और आपको कोई भी ऐसा नज़र नहीं आएगा जो कि गजा के में से जाके वहाँ रिपोर्टिंग कर रहा हो। तो ये जो है बहुत ज़्यादा, खासतौर पर देखें कि हॉस्पिटल का वाक़या हुआ है, हॉस्पिटल में जो 500 लोग शहीद हो गए हैं वहाँ गजा में। अगर कोई कहीं और इस किस्म का वाक़या होता तो वाबेला मचा दिया जाता, लेकिन यहाँ पे है इसराइल को फिर भी एक खबर मिला कि जो इसराइल का जो वर्जन जो है जो कि इसको गलत साबित हो चुका है कि वो जो तबाही हुई है वो हमारे रॉकेट के मिसफायर होने से हुई। मेरा ख्याल ये कि कोई शख्स भी समझ सकता है कि एक रॉकेट से इतनी तादाद में एक तबाही नहीं हो सकती है, और वो जो है अगर देखते हैं तो उसमें सबको अंदाज़ा है कि ये बॉम्बिंग हुई है और उसमें इजराइल ने निशाना बनाया है उन लोगों को जो कि वहाँ पे पनाह दिए हुए थे, उनके ऊपर जो है अटैक हुआ। लेकिन आप अगर कवरेज उठा के देख लें तो आपको हर जगह इजराइल का वर्जन नजर आएगा और हकीकत जो है कभी भी किसी में जाहिर नहीं होगी। बिल्कुल सही। अच्छा, अब इस सूरत हाल में ज़ाहिर है ज़रूरी है कि वो हमारा भी ऐसा मीडिया हो जो कि सही रिपोर्टिंग कर रहा हो, लेकिन ज़ाहिर है इसमें बहुत सारे मामला और बहुत सारे मसाइल हैं। ओआईसी के इजलास पर आते हैं। ओआईसी का इजलास हुआ कल, क्या सिर्फ बातें ही करनी थी उन्होंने और बस वही बातें जो हमेशा से वो करते आए हैं वही था, वही रिजल्ट, कोई प्रैक्टिकल नहीं? देखिए, ओआईसी जो है यही बात है, सिर्फ वहाँ एक लिहाज से लोग बैठते हैं, बातें होती हैं, लेकिन वहाँ पे कोई अमली कदम नहीं उठाया जाता है। मैं नहीं कहता हूँ कि कोई जंग का ऐलान कर दें इसराइल के खिलाफ, लेकिन आप देखें कि इसमें जो 52 ममालिक हैं उनमें से कई ममालिक ने अब इसराइल को तस्लीम कर लिया है। लेकिन अभी भी अगर आप देखें कि इन ममालिक में किसी ने भी
अपने सफारती ताल्लुकात ख़त्म नहीं किए हैं या उसके ऊपर इजराइल के ऊपर जो है ये नहीं कहा है कि आप उसको अपने सफीर वापस बुला लें। ये आम तौर पे होता है जब इस किस्म के क्राइसिस होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो कम से कम ये मिनिमम एक कदम होता है, लेकिन वो भी हमें नजर नहीं आता है। आपको अंदाजा होगा, हैरत होगी कि कोलंबिया जो कि एक लिहाज से लैटिन अमेरिका का कंट्री जिसका कोई वास्ता नहीं है, उसने वहां से इजराइल के सफीर को वापस भेज दिया। इसी तरह से और भी मलेशिया ने बहुत कदम खैरत थी ना सर उसमें। लेकिन अब देखें कि मिडल ईस्ट के इन ममालिक ने जो ऐसी मेंबर है जी जायद साहब, सॉरी, मैं ये पूछना चाह रही हूँ, क्या ये 52 ममालिक दुनिया का आधा हिस्सा तकरीबन बनते हैं, क्या ये ट्रेड बॉयकॉट नहीं कर सकते थे? क्या ये अपना तेल बेचना या गैस बेचना या जो भी बाकी जो प्रोडक्ट्स या कमोडिटीज ये लोग बेचते खरीदते हैं उनसे, क्या उसका 52 के 52 ममालिक इकट्ठे बॉयकॉट का ऐलान कर देते तो क्या अमेरिका को या इसराइल को या दीगर जो इसराइल की पुष्टपनाही करने वाले नेशंस हैं उनको नुकसान ना होता? ये तो आप यानी बहुत बड़े इक़दाम की बात कर रहे हैं। मैं तो सिर्फ इतनी सी बात कर रहा हूँ जो ममालिक ये अपने सफारती ताल्लुकात, अच्छा बहुत बड़ा है ये तो ये नहीं, मैं कह रहा हूँ वो तो बहुत आगे की बात है। मैं कह रहा हूँ जो मामूली तरीन जो है कदम हो सकता था कि आप सफारती इजराइल से सफारती ताल्लुकात कम से कम मुनक़ता कर लेते, वो तक तो किया नहीं। और आप ये जब इस किस्म के कदम उठाना बहुत बड़ी बात है इन ममालिक के लिए जो कि एक हद तक मैं तो बहुत से ममालिक इसमें ऐसे हैं जिन्होंने इजराइल के साथ ताउन किया है फ़लस्तीनियों को ख़त्म करने में। तो अब ये है OIC की हैसियत। अब ये इससे ज़्यादा उम्मीद क्या किया जा सकता है, हालांकि इनकी ताकत बहुत ज़्यादा है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप कोई ऐसा कदम उठाएं जो कि एक लिहाज से पूरे दुनिया के अमन को खतरे में डाल दे। ये भी कोई नहीं कहता है कि आप इजराइल को तबाह कर दें, ये भी कोई नहीं कहता। लेकिन मसला ये आता है कि जब आप एक कत्ले आम हो रहा है फ़लस्तीनियों का और एक यहाँ बहुत बड़ी तादाद में लोग रहते हैं और जो हशर किया जा रहा है उसके मुतालिक भी अगर आप आवाज़ नहीं उठाते हैं तो आप फिर जो है OIC का जो एक लिहाज से फोरम है वो तो बेमाने हो जाता है। और मैं ये एक और बात बताता हूँ कि थोड़ी बहुत हलचल जो हुई है कल के बाद, वो भी ख़ास जो इन ममालिक ने थोड़ी बहुत बयानात दिए हैं, वो भी इस वजह से हुआ है कि पब्लिक प्रेशर वहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आता है। अभी आपने देखा होगा कि इस खास तौर पे हॉस्पिटल पे बॉम्बिंग के बाद जो है सारे मिडल ईस्ट में बहुत बड़े बड़े जुलूस निकले हैं। अब जॉर्डन की साल है जो कि उसने भी इजराइल को तस्लीम किया है। वहाँ पे तो फ़लस्तीनियों की तादाद, वहाँ पे आबादी की तकरीबन 60% आबादी जो है फ़लस्तीनी पनाहगज़ीनों की है। इसी तरह से आपको इसी किस्म के जुलूस नजर आएंगे मिस्र में भी। मिस्र तो एक लिहाज से देखा जाए तो उसने तो बहुत पहले तस्लीम किया हुआ था। ठीक है, आपने तस्लीम कर सकते हैं इसराइल को, लेकिन मसला ये है कि एक हद तक उनका ताउन बहुत गहरा है इसराइल और इजिप्ट का। तो आप एक अलग अलग जो OIC ममालिक उनका अगर आप क्या करें तो आपको नजर आएगा कि बहुत से ऐसे ममालिक हैं जिन्होंने इसराइल के साथ ताउन किया है फ़लस्तीनियों को ख़त्म करने के लिए या फ़लस्तीनियों पे एक लिहाज से उनको अपने इलाकों से एक पुश बैक करने की। तो वो तमाम तो आप OIC पे जब आप बैठेंगे तो इससे ज़्यादा बयानात ज़्यादा आपको कोई कुछ नज़र नहीं आएगा। तो अब फाइनली अब आप इस कॉन्फ्लिक्ट को मजीद कहाँ आगे जाता हुआ देख रहे हैं, क्योंकि इसराइल तो कहता है कि दिस माइट बी अ लॉन्ग वॉर। बिल्कुल, और जंगबंदी अमेरिका होने नहीं देता। बात यही है, देखें अगर ये तो एक ऐसी चीज आई है जहां पे अमेरिका ने कहा है कि ना ही कोई जंगबंदी होगी, ना ही उन्होंने कहा है कि रिस्ट्रेनिंग तक के लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो अब इससे जाहिर होता है कि ये इजराइल नहीं है, सिर्फ ये अमेरिका की भी जंग है ये। और जो अभी जो मुझे नजर आ रहा है ये यहाँ पे बात रुकेगी नहीं, क्योंकि जो इजराइल ने फैसला किया जिसको कहते हैं फाइनल सोल्यूशन, उन्होंने ये किया है कि भाई इस इलाके को बिल्कुल तहस नहस कर दें, यहाँ से जितने लोग हैं उनको यहाँ से हटा दिया जाए और गजा की पट्टी पे दोबारा इजराइल की फौजें जो है वहाँ पे आ जाए। तो मेरा ख्याल ये कि अगर ये करेंगे तो उसके असरात तो पड़ेंगे। और अभी भी हम देखते हैं कि जैसे हिजबुल्लाह की तरफ से भी शुरू हो गया, इजराइल ने शाम पे बॉम्बिंग की है, ईरान ने भी धमकी दी है कि अगर वो ये हालात इसी तरह रहते हैं तो वो भी जो है इसमें कार्रवाई करने पे मजबूर हो जाएगा। और मेरा ख्याल ये है कि ये चीज़ यहाँ पे रुकेगी नहीं, इसके असरात बहुत गहरे होंगे।
और खासतौर पर अगर आप देखें कि इस वक्त जो एक ग्लोबल ऑर्डर है, बिल्कुल ठीक, उस पर भी उसका बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। यानी अमेरिका की हटदर्मी, यहाँ देखें कल एक ब्राजील की तरफ से एक रेजोल्यूशन पेश किया गया जिसमें बहुत ही माइल्ड था, बहुत माइल्ड था, जिसमें हमास के हमलों की मुखाबिल, लेकिन उससे बुलंद था कि वहां पे इमदाद शुरू की जाए। तो उसके खिलाफ भी अमेरिका वाहिद मुल्क था जिसने इसके खिलाफ वोट दिया उस रेजोल्यूशन को, जिसमें कहा जा रहा था कि जिसने उसके खिलाफ बात। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे, ज़्यादा वक्त की किल्लत है थोड़ी सी, तो इस गुफ्तगू को हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। थैंक यू, आपने वक्त दिया और वाकई बड़े अहम आपके इस हवाले से। और सबसे अहम पॉइंट ये था कि अगर जो कुछ नहीं कर रहा वो एकम्प्लिस बन रहा है लोगों को और बच्चों को मारने में। यस नाज़रीन, वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। एक खुशी की खबर भी प्रोग्राम में शामिल करते हैं और वो खुशी की खबर ये है कि जहां पर मेहनत की जाए वहां पर मेहनत जो है वो रंग लाती है और पाकिस्तान के 2 शहरों को बिजली चोरी से पाक करार दे दिया गया है। वजारत तवानाई की जानिब से मर्दान को बिजली चोरी से पाक शहर करार दे दिया गया है और इसके साथ ही शहरियों को इनाम भी दिया जा रहा है। वो इनाम क्या है कि भाई जब तक बिजली चोरी सिफर रहेगी तब तक शहर में लोड शेडिंग नहीं होगी। ज़बरदस्त जी। मर्दान को रोज़ाना 6 घंटे से ज़ायद बिजली की बंदिश का सामना था और मर्दान में बिजली के नुकसानात की शरह तकरीबन कुछ 56% थी, लेकिन हुकाम ने बड़े ज़बरदस्त तरीके से कोशिशें की, काम किया। 2 महीने के कलील अरसे में ये नुकसानात कम करके ये शरह तकरीबन 8% तक ले आए हैं। बिजली चोरी भी 100% कम हुई है। ये सब कैसे हुआ, इस हवाले से हम जानते हैं। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, रफ़ाक बाचा साहब, उनसे बात करते हैं। ज़रा वो हमें इलाके की तफसील तो बताएं। जी रफ़ाक साहब बताइए, ये क्या हो गया वहाँ पर? जी बिल्कुल, मर्दान में पेस्को की जानिब से एक परोकार तकरीब का इनेकाद किया गया था जिसमें चीफ सेक्रेटरी खैबर पुख्तनख्वा, IG खैबर पुख्तनख्वा, पावर सेक्रेटरी पेस्को के अलावा दीगर आला हुक्काम ने शिरकत की, जबकि साथ साथ मुख्तलिफ शुबहाजात से ताल्लुक़ रखने वालों ने भी कसीर तादाद में शिरकत की। तकरीब में बिजली चोरी के खिलाफ किए गए ऑपरेशन पर रोशनी डाली गई। असिस्टेंट कमिश्नर मर्दान आयशा ताहिर ने ब्रीफिंग देते हुए कहा कि हमने 48 टीमें बनाई थी और इस 48 टीमों ने बाकायदा तौर पर बिजली के चोरी के खिलाफ जो ऑपरेशन हो रही थी तो इसमें हिस्सा लिया था। ऑपरेशन के दौरान 48 टीमों ने मुख्तलिफ जगहों पर कार्रवाइयाँ की थी। कार्रवाइयों के दौरान 450 मिलियन रुपए जो है वो रिकवर की गई है, जबकि साथ साथ यहाँ पर 101% रिकवर जो है वो बकाया जात कीमत में भी की गई है। इसी तनाजुर में 1078 FIR जो है वो दर्ज की गई है। 1290 अफराद जो है इनमें चार्ज की गई है। जो पावर सेक्रेटरी है राशिद महमूद साहब ने, तो इसने मर्दान को फ्री लोड शेडिंग और फ्री बिजली चोरी का ज़िला जो है वो करार दिया है और साथ साथ ये भी बताया कि इस ज़िले को हम पाकिस्तान भर में मॉडल की तौर पर पेश करेंगे। इस दौरान जो है इसकी वादे और दावे जो है ये तो अपनी जगह, मगर तकरीब के दौरान भी लोड शेडिंग थी और जबकि साथ साथ ये बिजली जो है वो उसी दिन सुबह से गई थी और दोपहर आई, जबकि इससे अगले दिन जो है बिजली सुबह से गई थी और शाम को जो है बिजली आई और इससे अगले रात जो है रात भर बिजली नहीं थी। इसके अलावा पावर सेक्रेटरी राशिद महमूद साहब ने इस बात का बाकायदा तौर पर तस्दीक की कि यहाँ पर जो बिजली चोरी हो रही थी तो इसमें वाबला के जो मुलाजिमीन है वो शामिल थे या बिजली चोरी करने वालों के लिए सहूलतकारियाँ कर रही थे, तो इसमें कई मुलाजिमीन को हमने गिरफ्तार भी किया है। इसने मिसाल भी दी है कि अगर घर का फ़र्द मुलविस ना हो तो बाहर से कोई चोरी नहीं कर सकता। जी ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। ये इंटरेस्टिंग चीज़ है ये। खैर बहरहाल हम अपने गेस्ट से पूछेंगे। हमारे साथ इस सेगमेंट में मौजूद होंगे पावर डिवीजन के सेक्रेटरी राशिद महमूद लंगड़ियाल साहब और इनसे हम जानेंगे कि ये कैसे किया गया, कैसे इतना बड़ा गोल अचीव हुआ, बाकायदा तौर पर किसी डिस्ट्रिक्ट को या किसी शहर को लोड शेडिंग फ्री और जीरो थेफ्ट सिटी करार देना इज़ अ ह्यूज टास्क। ये कैसे इन्होंने अचीव किया, इस पर हम इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम राशिद साहब। जी अस्सलाम वालेकुम जी, आप कैसे हैं? ठीक है, खैरियत से? सुबह खैर। बहुत शुक्रिया सर, सुबह बखैर आपको भी। सर ये जो मर्दान है ये पाकिस्तान वाला मर्दान है ना? जी ये पाकिस्तान वाला मर्दान है जो पेशावर वैली में वाक़ है। जी अब ये बताएं कि ये मुआवजा कैसे हुआ मर्दान में कि बिजली चोरी ज़ीरो हो गई?
वो ऐसे है कि जब ये केयरटेकर गवर्नमेंट आई, असल में देखे ना मरज क्या है, मरज ये है कि जो बिजली का महकमा है वो मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ उसकी परफॉर्मेंस है। मसलन फैसलाबाद वगैरह में बिल्कुल चोरी नहीं होती, लेकिन अगर आप कसूर वगैरह में देखें तो बहुत चोरी होती है। इसी तरह मर्दान में, पेशावर में बहुत चोरी होती है, हरीपुर में चोरी नहीं होती। तो मुल्क के अंदर अगर आप चोरी का लैंडस्केप देखें तो मुख्तलिफ जगहों पे डिफरेंट वेरिएशन है उसके। बाकी तो हम बहुत एनालिसिस करते रहते हैं, बट एक बड़ा फैक्टर ये है कि जो रियासत है वो यकसुई के साथ काम नहीं करती। आपको पता है कि जो हमारी अब फेडरलिज्म का स्ट्रक्चर है उसमें जो एनफोर्समेंट की पावर है वो सूबों के पास है। जो लॉ की एनफोर्समेंट है, जो लॉ की कंप्लायंस है, उसके जो इख्तियारात हैं वो सूबाई हुकूमत के पास है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस दोनों सूबाई हुकूमत को रिपोर्ट करते हैं। जो यूटिलिटी कंपनीज हैं, गैस की कंपनी है, बिजली की कंपनियां हैं, ये फेडरल गवर्नमेंट की हैं। तो जब तक फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट एक पेज पे ना हो तब तक ये पॉसिबल नहीं। तो हमने पहले तो ये किया कि हमने यही नहीं किया, पूरे मुल्क में किया, मगर डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट रिजल्ट्स आए। एक तो हमने होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच अपनाया, और उसके लिए हमने प्राइम मिनिस्टर साहब ने मेहरबानी की, उन्होंने चीफ मिनिस्टर के साथ मीटिंग की, चीफ सेक्रेटरीज, आईजीज के साथ। दूसरा, जितना एक्सटेनियस इन्फ्लुएंस था, पॉलिटिकल क्या था या अदरवाइज पावरफुल लोगों का था, एलीट का था। हमारे मुल्क का सिर्फ पॉलिटिशियन इन्फ्लुएंस नहीं करता, एलीट, ब्यूरोक्रेसी, बाकी जो पावरफुल अदारे हैं वो भी करते हैं। उस सब को पूरी गवर्नमेंट ने फैसला किया कि आइंदा कोई प्रेशर नहीं लिया जाएगा। तो ये प्राइम मिनिस्टर लेवल और SIFC के लेवल के ऊपर फैसला था। तो जब इस लेवल पे फैसला हो गया तो फिर लोगों ने हमें प्रेशराइज करना कम कर दिया। तीसरा, हमने बड़ा ये काम किया जो कभी नहीं हुआ था। हमारे जो ये चोरी कैसे होती है, चोरी हमारे लोगों से मिले बगैर नहीं होती। बिजली ऐसी चीज है जिसको तो लोग हाथ लगाने से भी डरते हैं ना, ये कोई गुड़ या चीनी नहीं कि दुकान से उठा ली जाए। तो इसको चोरी करने के लिए हमारे लोगों का किसी न किसी हद तक कोलूजन चाहिए होता है। अब वो कोलूजन के नेटवर्क्स बन जाते हैं। तो हमने पूरे तमाम ऑफिसर्स को, पाकिस्तान में हर अफसर को हमने ट्रांसफर किया, और नीचे वाला जो स्टाफ था जहां जहां हमें जरूरत महसूस हुई उसको भी हमने ट्रांसफर किया। तो रीशफलिंग ऑफ स्टाफ की वजह से कोलूजन नेटवर्क टूट गए। चौथा, हमने ये किया कि हमने जहां पे हमने मॉडल बनाना था, जैसे मर्दान है, मीरपुर खास है, एक आधा और डिस्ट्रिक्ट है जिसमें हम कोशिश कर रहे हैं, वहां पे हमने लोकल रिफॉर्म चैंपियन ढूंढे। तो मर्दान में DC मर्दान और AC मर्दान दोनों ने बड़ा क्रिटिकल किरदार अदा किया। हमारे ज़ाहिर है पेस्को की टीमों ने तो किया ही किया, उनका तो मेन काम था। तो मैं इनका इसलिए जिक्र करता हूँ, DC मर्दान, AC मर्दान का, उनका कोर काम नहीं, बट उन्होंने इसे अपना काम समझ के किया। और पूरी रियासत को काम भी ऐसे ही करना चाहिए। फिर हमने एक बहुत विगरस मॉनिटरिंग का सिस्टम बनाया कि डेली मैं खुद रात 9:30 से 11 तक इसकी खुद मर्दान की नहीं, पूरे मुल्क की तमाम CEOs के साथ बैठ के हम डिस्कस करते हैं कि आज क्या हुआ, उसमें क्या मसले आए, और अगर कोई मसला था वो हल क्यों नहीं हुआ, उसके लिए स्ट्रेटजीज को हम डेली बेसिस पे रीएडजस्ट करते हैं। इसे हम कहते हैं डेवलपमेंट लिटरेचर में इसे हम कहते हैं लर्निंग बाय डूइंग अप्रोच। यू स्टार्ट द वर्क, आपको मसले आते हैं, आप सब मिल बैठते हैं मुशावरत के साथ, उसमें से एक लर्निंग या लेसन निकलता है। उस लेसन को बुनियाद बना के आप गेम थेरेटिक टर्म्स में आप अपनी स्ट्रैटेजी को रीएडजस्ट करते हैं। फिर ये इम्पोर्टेंट एक काम जो हमने किया, जहाँ मॉडल हम बना रहे हैं वहाँ हमने सिटीजन मॉनिटर्स को अंदर लेके आए। उसी शहर के लोग जो गुड समारिटन हर जगह होते हैं उनको तलाश किया, ट्रेन किया, उनको नोटिफाई किया, और उनको कहा कि आपने बताना है अगर कहीं चोरी हो रही है। So it's not only our own people, our police people, our revenue officers, AC साहब या उनके नीचे वाली हायरार्की, बट सिटीजन्स को भी इन्वॉल्व किया। तो जैसे मर्दान का शहर है उसमें 100 to 400 सिटीजन्स इवेंचुअली नोटिफाई होंगे। तो बहुत सारे हो चुके हैं, ट्रेन हो चुके हैं, कुछ हो रहे हैं, और इसका नतीजा ये निकला कि जो लॉसेज थे, एग्रीगेट लॉसेज, वो काफी हद तक कम हो गए। तो वो आपके इल्म में ही है, आपको लोगों ने बताया है कि ये एग्रीगेट लॉसेज हमारे 51% होते थे, बिल्कुल वो सही है। 12%। तो अब इसमें सर एक चीज मुझे बताइएगा कि वहां पर चोरी करने वाले जो थे वो मेन जो थे वो कौन थे, और कितनी FIR दर्ज हुई, कितने लोगों को पकड़ा गया इस सूरत में, और क्या सजा हुई फिर उनको? देखें, हमने ना इसमें मैसिव ऑपरेशन किया है। आपके नुमाइंदे ने आपको बताया होगा, हमारे जो वहाँ पे कल CEO साहब ने भी ब्रीफ किया था, हंड्रेड्स में लोगों को अरेस्ट किया गया, हंड्रेड्स ऑफ FIRs में हमारे अपने एम्प्लॉइज को अरेस्ट किया गया। मैं अब नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि देखें उससे ना पोलिटिसाइज हो जाता है, लेकिन वहाँ के जो हु था शहर का, उसमें से किसी को नहीं छोड़ा गया। आप अपने नुमाइंदे से पूछेंगे, वो आपको बताएंगे
कि फलां आदमी फलां का कजन, फलां आदमी फलां का कजन, बहुत पावरफुल लोग थे जिनके घर ही जो है वो मल्टीपल एकड़ में थे, उनकी बिजली चोरी पकड़ी गई। तो हमने आगाज ही उससे किया जो पावरफुल था, हमने कमजोर से आगाज नहीं किया। तो जब एक मोहल्ले में किसी पावरफुल आदमी के खिलाफ एक्शन हो जाता है तो बाकी सब अपना बिहेवियर एडजस्ट कर लेते हैं। मैं आपको उसकी एक मिसाल देता हूँ। हमने ये सारी कार्रवाई सितंबर में शुरू की थी, पूरे मुल्क सितंबर की 7th को शुरू की थी टू बी प्रिसाइज। 3-4 दिन लग जाते हैं, पहली मीटिंग सितंबर 7th को हुई थी, तो आप इफेक्टिवली समझिए 10-11 तारीख से शुरू हुआ। तो ये 20 दिनों में हमने जिन लोगों से डायरेक्ट रिकवरी की वो थी 14 अरब रुपया की रिकवरी, जिसमें डिटेक्शन बिल भी थे, एरियर भी थे। लेकिन बहुत सारे लोग जिनको हमने टच नहीं किया उन्होंने अपना बिहेवियर खुद बदला। तो जब हमारे सितंबर के अकाउंट्स क्लोज हुए तो वी फाउंड आउट कि पूरे मुल्क में 5 अरब रुपए की बिजली चोरी कम हो चुकी है इन 20 दिनों में, जितनी होनी चाहिए थी या जितना ट्रेंड था उसके साथ कंपेयर करके वो काफी साइंटिफिकली हमने किया। तो 5 अरब की बिजली चोरी कम हो गई और 7 अरब की पेमेंट बढ़ गई, यानी 12 अरब उन लोगों ने भी अपना 12 अरब का समझे रवैया बदला जिनको हमने बिल्कुल टच नहीं किया, ना गिरफ्तार किया, ना उन पे केस बनाया, ना उनका कुंडा उतारा, ना उनके घर गए, ना उनका दरवाजा खटखटाया। हाँ, क्योंकि उन्होंने वो सिर्फ कि बाकी लोगों पे एक्शन हो रहा है की वजह से जो है वो उन्होंने कर लिया। एग्जैक्टली, इसे हम अपने डेवलपमेंट लिटरेचर में कहते हैं। अब यानी कि अब मर्दान में अब तो मैं बस एक बात कर लूं जी, आपके अच्छा, आप मर्दान में बिल्कुल लोड शेडिंग नहीं हो रही? जी जी सर, आधा सेकंड हम जो एक्शन लेते हैं उसके कुछ फर्स्ट आर्डर इफेक्ट्स होते हैं जी, कुछ सेकंड आर्डर इफेक्ट्स होते हैं। अब सेकंड आर्डर इफेक्ट, ये जो मैं आपको बिहेवियर चेंज कह रहा हूँ, ये सेकंड आर्डर इफेक्ट है। लेकिन एक और इफेक्ट आएगा जो अब 1-2 महीनों बाद आएगा। हमने सितंबर में लोगों को बाय सरप्राइज ले लिया था, पीपल वर नॉट एक्सपेक्टिंग कितना एक्शन। अब वो लोग अपनी स्ट्रेटजी भी, जो चोर हैं वो भी अपनी स्ट्रेटजी एडजस्ट करेंगे। तो अभी आप हमारे लिए दुआ करें कि हम उनसे वी थिंक अहेड ऑफ देम, हम भी नजर रखेंगे, हम भी नजर रखेंगे। लेकिन ये बताएं सर कि ये जो अब बिजली लोड शेडिंग है, क्या वाकई बिल्कुल लोड शेडिंग नहीं हो रही मर्दान में? क्या मर्दान ही सिर्फ एक वाहिद शहर है जो लोड शेडिंग फ्री सिटी करार दिया? वो हमारे जो नुमाइंदे थे वो बता रहे थे कि कल आपकी तकरीब में भी लोड शेडिंग हो गई थी, बिजली बिल्कुल थी। हमने कल अनाउंसमेंट की थी और कल शाम 6 बजे से इस पे अमल होना था। तो आप ये देखिए कल शाम 6 बजे के बाद नहीं हुई होगी। 17 फीडर्स हैं मुल्तान मर्दान सिटी के, बैंक रोड का फीडर है। अच्छा, आप इससे कंफ्यूज मुल्तान जिले से ना कीजिएगा, अभी हमने सिटी से आगाज किया जो हेडक्वार्टर है उससे। तो 17 फीडर में बिल्कुल लोड शेडिंग, कमर्शियल लोड शेडिंग नहीं है। हाँ, कहीं कोई ट्रांसफार्मर खराब हो जाए या किसी जगह, वो तो होता ही रहेगा, वो तो टेक्निकल है। लेकिन जो हम खुद लोड शेडिंग करते थे वो बिल्कुल नहीं होगी। ठीक है, और क्या मर्दान वाहिद शहर है जहां पर लोड शेडिंग फ्री सिटी होगी या कोई और शहर भी साथ है जिसको आप जो मीरपुर खास का भी जिक्र कर रहे थे? जी, मैं आपको बताता हूँ। हाँ, मीरपुर खास पे अभी काम हो रहा है, वहां हमें उतनी कामयाबी नहीं मिली जितनी मर्दान में मिली है। प्रॉब्ली मर्दान में वी हैड बेटर टीम जिन्होंने उस पर ज्यादा मेहनत की है, तो वो उन्होंने जल्दी कर ली है। ऐसा नहीं कि मीरपुर खास में नहीं होगा, इवेंचुअली इसने पूरे मुल्क में होना है। असल में हमने कोई 2016-17 में ना सरकार ने हार मान ली थी। तो हमारे कुछ एरियाज हैं जहां पे तो लोड शेडिंग इसलिए नहीं होती कि वहां लासेस है ही नहीं। हमारा असूल ही है कि जहां लासेस नहीं है वो लोड शेडिंग नहीं करेंगे। लेकिन फिर हमने कोई 2.5 फीडर ऐसे मुल्क में जिसमें लोड शेडिंग लॉसेस 20% से ज्यादा थे, उसका हमने इलाज ये ढूंढा कि इनकी लोड शेडिंग शुरू कर दो। अब लोड शेडिंग का मसला ये होता है कि जब आप पूरे फीडर पे करते हैं तो जो अच्छे लोग पे कर रहे होते हैं बिल, उन्हें भी लोड शेडिंग का सामना करना पड़ता है। तो गुड और बैड में फर्क खत्म हो जाता है। इट्स अ काइंड ऑफ ट्राइबल पनिशमेंट। तो ट्राइबल पनिशमेंट से निकलने का यही तरीका है कि इसकी बजाय कि हम लोड शेडिंग करें, ये करना चाहिए कि जो लोग नहीं दे रहे उनको मजबूर करना चाहिए कि वो पे करें और एनफोर्स करना चाहिए। तो अब ये एनफोर्समेंट तो सब जगह होगी, लेकिन अर्ली टाइम में ज़ाहिर ऐसे टाइम लगेगा। आप लोगों का ट्रेंड है ये सर्दियों गर्मियों दोनों में एक जैसा रहेगा, या ये सिर्फ सर्दियों में लोड शेडिंग नहीं होगी, गर्मियों में फिर करेंगे? नहीं, गर्मियों में भी नहीं। हम सर्दियों में भी आपको पता है लोड शेडिंग करते हैं। मतलब इस वक्त मीरपुर खास में लोड शेडिंग हो रही है 10 से 12 घंटे। ऐसा ही है, बिल्कुल। हैदराबाद में हो रही है, सक्खर में हो रही है। तो हालांकि सर्दी तो आ गई है लेकिन वहां भी लोड शेडिंग हो रही है। कोयटा जहां पे ठंड हो जाती है वहां भी हो रही है। तो क्योंकि हमारी जो लोड शेडिंग है वो है कितने % लॉस हो। तो अगला शहर कौन सा अनाउंस करेंगे सर लोड शेडिंग फ्री? अभी आप ये ना पूछें, हमें थोड़ा सा काम कर लेने दें। तो इंशाल्लाह अब इस पे काम करके हम करेंगे। अब मेरे ज़हन में मीरपुर खास सर हम सपोर्ट कर रहे हैं आपको इंशाल्लाह।
हमारे जेहन में आपको मौका मिल गया सर, आप नाम ले लीजिए शहर का, वहाँ के लोग एक्टिव हो जाएंगे जो आपकी टीम है ना, कि अब सर ने नाम ले लिया, अब इसको तो करना ही करना है। मीर को खास का बिल्कुल हम टारगेट कर रहे हैं, और अभी हम केपी से 2 शहरों में के बारे में सोच रहे हैं, या पेशावर या कोहाट। तो आप देखें अब नेक्स्ट हम कौन सा टेकअप करते हैं, बट वो कुछ टेक्निकल डेटा का एनालिसिस है और कुछ अपनी टीमों के साथ इंटरव्यू के बाद। ठीक है, थैंक यू। राशिद महमूद लंगड़ियाल साहब हमारे साथ मौजूद है, सेक्रेटरी पावर डिवीजन। जबरदस्त काम हो रहा है जी। इसी तरीके से लोड शेडिंग फ्री और इसी तरीके से चोरी फ्री शहर होने चाहिए, और हम सबको सुधारने की जरूरत है। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद मिलते हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। अब आपको कुछ बताते हैं कि इसराइल के पास जो टेक्नोलॉजी है, जो उसकी जो वेपनरी सलाहियतें हैं, वो तो खैर उस दिन अफैज ने आपको बताया था, लेकिन जो इसराइल के पास एक टेक्नोलॉजी है जो कि दुनिया में शायद ही किसी और मुल्क के पास हो, वो क्या है? उसको कहते हैं आयरन डोम। और इसराइल और फलस्तीनियों के दरमियान हालिया कशीदगी में इसराइल के जो आयरन डोम निज़ाम है उसका तज़किरा बार बार हो रहा है। मुख्तलिफ मीडिया चैनल्स आपको ये बता रहे हैं, हम भी आपको ये बताते हैं कि आखिर ये आयरन डोम निज़ाम है क्या और ये काम कैसे करता है। दरअसल आयरन डोम उन मुतादिद मिसाइल शिकन निज़ामों में से एक है जो इसराइल में अरबों डॉलर लगाकर नस्ब किए गए, और आयरन डोम मजमूई तौर पर 10 बैटरीज पर मुश्तमिल निज़ाम है, जिनमें से हर एक में 3 से 4 मिसाइल लॉन्चर मौजूद होते। अब इसराइली फौज का दावा यह है कि इन बैटरीज को ऐसे मुकामात पर तैनात किया गया है जिससे इसराइल का जो 60 स्क्वायर मील का रकबा है उस पर आबादी को रॉकेटों, मार्टर्स और ड्रोन वगैरह से 90% से ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ मिल जाता है। और ये सिस्टम बेसिकली आने वाले जो रॉकेट हैं, मिसाइल हैं या जो भी दीगर चीज़ें होती हैं उनको गिराने के लिए डिज़ाइन किया गया है। उसमें एक रेडार लगा हुआ है, रॉकेटों की वो शनाख्त करता है, और इसके बाद अगर सिस्टम को लगता है कि ये रॉकेट ख़तरा बन सकता है तो उससे मिसाइल फायर करके रॉकेट को फ़ज़ा में ही तबाह कर दिया जाता है। और ये सिस्टम चंद घंटों में किसी भी जगह पर लगाया जा सकता है। मिसाइल इंटरसेप्टर्स जो है वो तेज़ी से हरकत कर सकते हैं। 3 मीटर लंबे और 90 किलोग्राम वजनी होते हैं ये इंटरसेप्टर्स, और 11 किलोग्राम बारूदी मवाद को 4 से कुछ 70 किलोमीटर दूर तक ये भेज सकते हैं। अब ये सिस्टम जो है ये बुनियादी तौर पर कम बुलंदी पर परवास करने वाले रॉकेटों को हदफ बनाने के लिए बनाया गया है। रेडार की मदद से ये, जैसे मैंने आपको बताया, रॉकेट्स को ट्रैक करता है और उनको रोकने के लिए ये इंटरसेप्ट करने वाले मिसाइल ये दागता है, और इन टेक्नोलॉजी की मदद से इन रॉकेटों को रोका जाता है जो कि ज़्यादा आबादी वाले इलाकों की जानिब आ रहे होते हैं, और इसकी वजह से नुकसान कम से कम हो जाता है। और हर इंटरसेप्टर मिसाइल जो है ये तकरीबन $1,50,000 का होता है। बिल्कुल। आयरन डोम की जो बुनियाद है वो 2006 में इसराइल में रखी गई, और जनूबी लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह जो है उसके दरमियान कशीदगी जब हुई थी, इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान कशीदगी, उस वक्त का ये मामला है जब ये शुरू हुआ था। हिजबुल्लाह ने इसराइल पर हज़ारों रॉकेट दागे थे, और जिससे इसराइल में काफ़ी माली नुकसान हुआ और दर्जनों इसराइली भी मारे गए थे। 1 साल बाद इसराइल की रियासती दिफाई कंपनी रफ़ाइल एडवांस सिस्टम्स ने ऐलान किया था कि वो एक नया मिसाइल शिकन दिफाई ढाल जो है उसका निज़ाम तैयार करेंगे, और इस प्रोजेक्ट के लिए अमेरिका ने $20 करोड़ इसराइल को दिए थे, और उन्होंने फिर इस सारे सिस्टम को पुट इन प्लेस किया। तहकीक के बाद ये निज़ाम 2011 में पहली मरतबा जो है वो जंगी हालात में टेस्ट किया गया, जब इसने जनूबी शहर जो है बेरशिबा उस पर दागा था एक मिसाइल, एक रॉकेट, और मार गिराया था उसको। अच्छा, तो और ये सारा मामला हुआ। इसके बावजूद 7 अक्टूबर को हमास ने जो हमला किया उसने इसराइल की हवाइयाँ उड़ा दी थी। हमास ने गज़ा की पट्टी से जनूबी इसराइल की जानिब कोई एक सरप्राइज़ हमले में तकरीबन 5000 रॉकेट दागे। तो ये इतना शदीद हमला था कि इसराइल का जो फ़ज़ाई ये जो निज़ाम है आयरन डोम, ये इसको नहीं टैकल कर सका, और इतनी बड़ी तादाद में रॉकेट्स को रोक पाना इसके लिए नामुमकिन हो गया। तो यहाँ पर वो सिस्टम नाकाम हुआ बिल्कुल। और फिर हमने देखा कि उसके बाद जो कुछ भी हो रहा है वो हम रोज़ाना की बुनियाद पर आपको बता रहे हैं। अब इस तरह के सिस्टम जिन्होंने डेवलप किए हुए हैं, और सारी दुनिया इनको, ख़ासतौर पर अमेरिका मदद करता है ये सिस्टम्स डेवलप करने में कि बस तुम प्रोटेक्टेड रहो, बाकी जिसे मारना है मारो जी। ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। हड्डियाँ मजबूत करने के लिए कौन से मशरूबात मुफीद साबित हो सकते हैं, इस पर हमने बात करनी है। हमारे साथ मौजूद है माहिर ग़िज़ाइयत अनीसा सुहेल साहिबा। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया जी प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। जो आम तौर पर जो मसाइल हड्डियों वगैरह में हो जाते हैं, तो कौन से ऐसे मशरूबात या खाने हैं जो कि उनके लिए मुफीद है? बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हड्डियों के लिए ज़रूरी होती हैं। हड्डियाँ हमारे लिए बिल्कुल ऐसा ही है जैसे दीवार होती है ना, उसमें ईंटें होती हैं, फिर हम उसमें बजरी वगैरह लगाते हैं, सीमेंट लगाते हैं और मेक श्योर करते हैं कि वो हर तरह की सह जाए, हर तरह का वज़न सह जाए और सब कुछ फाउंडेशन उसकी स्ट्रांग हो जाए। हमारा ढांचा भी हमारे लिए बिल्कुल वही किरदार अदा करता है। हमारे बोन्स का, हड्डियों के दो मेन फंक्शन होते हैं। एक तो हमारे बॉडी को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना, दूसरा फंक्शन इसका होता है हमारे बॉडी में मिनरल स्टोरेज। अब ये जैसे दीवार के लिए बजरी और ये सारी चीज़ें होती हैं, हमारे बॉडी के लिए ऐसे कौन सी ग़िज़ा वगैरह होती है जो वो स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करती है? इसमें आता है कैल्शियम, इसमें आता है मैग्नीशियम, फास्फोरस, ये दोनों ट्रेस मिनरल्स होते हैं। प्रोटीन इसमें आती है, विटामिन के आता है, विटामिन सी आता है और विटामिन डी आता है। ये तमाम इनका कॉम्बिनेशन रेगुलर डाइट में रहे तो वो हमारे बोन्स के लिए अच्छा होता है। और मतलब एक बहुत बड़ा मसला है स्पेशली ख़वातीन में, उनको ऑस्टियोपोरोसिस, जिसको हड्डियों का भुरभुरापन कहते हैं, वो हम बाद में जाके डिस्कस भी करेंगे, वो मसला हो जाता है। तो बेसिकली प्यूबर्टी के दौरान यानी कि 15-16 साल की उम्र से लेके प्री मेनोपॉजल स्टेज तक ख़वातीन 25-26 वाली एज तक ख़वातीन को चाहिए कि वो अपना ढेर सारा कैल्शियम स्टोर कर लें। अच्छा। क्योंकि उस उम्र के बाद वो कैल्शियम जो स्टोर हुआ होता है वही इस्तेमाल होता है आगे। मर्दों में इस तरह से नहीं होता, ख़वातीन में इस तरह से होता है कि वो बाद में स्टोर हुआ हुआ कैल्शियम इस्तेमाल होता है। तो वो जो स्टोरेज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। खानों की अगर हम बात करें तो सबसे पहले इसमें आता है बोन ब्रॉथ, जिसको हम हड्डियों की यखनी कहते हैं। और बेहतर है कि अगर आप इसको ओवरनाइट, वो जो ट्रेडिशनल तरीका है कि पूरी रात उसको धीमी आंच पे रखना और वो यखनी वगैरह बनती है, वो सारी वो हो। उसमें चीज़ें क्या क्या होती हैं? उसमें हाइलुरोनिक एसिड होता है, उसमें वो जिसके इंजेक्शंस लगते हैं ना, वो वाली चीज़ होती है हड्डियों के यखनी में। और इसके अलावा कार्टिलेज होता है, तो वो कार्टिलेज वैसे हमारे उसमें बहुत अच्छा होता है, हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, स्किन की इलास्टिसिटी के लिए बहुत अच्छा होता है, हड्डियों के लिए भी बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा इसमें होता है विटामिन सी की कुछ अमाउंट पाई जाती है। तो बेसिकली हड्डियों का जूस जो होता है यखनी, वो हड्डियों के लिए ही इम्पोर्टेंट होता है। इसके अलावा इसमें आता है विटामिन सी के लिए किन्नू का जूस, जो माल्टे का जूस होता है, जो कि अभी सीजन आ भी रहा है, तो आप लोग मतलब बहुत आसान से पी भी सकते हैं। विटामिन सी इंपॉर्टेंट क्यों होता है? विटामिन सी कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। विटामिन सी, कैल्शियम और विटामिन डी, ये एक तरह से समझें कॉम्प्लेक्स सा बनता है और वो फिर एक दूसरे की एब्जॉर्प्शन में और मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। तो ये जो कीनू का जूस का आपने बताया, ये कीनू वैसे ही खाना ज़्यादा बेहतर है या जूस बनाकर पीना ज़्यादा बेहतर है? इसमें कोई फ़र्क तो नहीं है? नहीं, फ़र्क नहीं है, बल्कि अगर आप वैसे खाएं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर आप वैसे खाएं तो बेहतर है, स्पेशली अगर डायबिटिक पेशेंट हैं, क्योंकि वो जो वाइट वाली एक झिल्ली सी होती है उसके ऊपर जो अक्सर लोग उतार देते हैं, वो बेसिकली फाइबर का मैश होता है। नेचर में फ्रूट कभी भी फाइबर के बगैर एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि फाइबर जो है वो उसकी जो शुगर स्पाइक होती है ब्लड में फ्रूट खाने के बाद, वो उसको कंट्रोल करता है। तो वो बल्कि फ्रूट अगर आप वैसे खाएं तो वो बेहतर होता है। मार्केट में फोर्टिफाइड ऑरेंज जूस मिलता है जिसमें कैल्शियम और विटामिन सी फोर्टिफाई हुआ होता है, तो वो जूस फॉर्म में अच्छा होता है क्योंकि फोर्टिफिकेशन हुई होती है उसकी इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से। लेकिन अदरवाइज फ्रूट इज परफेक्टली नॉर्मल। इसके अलावा जो चीज़ उसमें होती है वो ग्रीन वेजिटेबल्स का जूस होता है। अच्छा। जिसमें पालक आती है। अब मेनली उसमें पालक होती है, पार्सले जैसे धनिया है, इस बक चॉय, लेकिन वो पाकिस्तान में मिलता नहीं है, तो पालक और धनिया और ये जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, इनमें ऐसी क्या चीज़ होती है जो हड्डियों के लिए इंपॉर्टेंट होती है? इनमें विटामिन के होता है। विटामिन के कुछ ऐसी प्रोटीन्स बनाने के लिए हेल्प करता है जो कि बोन्स की स्ट्रेंथनिंग में हेल्प करते हैं। लेकिन इसमें ये बात ज़रूरी है ध्यान रखना कि ग्रीन वेजिटेबल्स में ऑक्सलेट्स होते हैं और ऑक्सलेट्स एंटी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, यानी कि जो हम खा रहे होते हैं वो उसको जिस्म में एब्जॉर्ब होने से रोकते हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि हमने ग्रीन जूस की बहुत ज़्यादा भरमार कर देनी है। बहुत लोग डिटॉक्सिफिकेशन के लिए भी पीते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि वो असल में हमारे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब होने से रोक रहा है कि ऑक्सलेट्स की वजह से। तो ये हमें थोड़ी कंट्रोल अमाउंट में लेना चाहिए। अदरवाइज ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स विटामिन के लिए इंपॉर्टेंट होती है। जबरदस्त, बेहतरीन। एक तो हड्डियों का जूस बनाए, हड्डियों का सूप बनाए, मतलब जूस ना बनाए हड्डियों का, और ग्रीन लीफ का जूस बना ले। वो कैसे बनता है? ये भी एक टेक्निकल बात है, ऐसे वो बन जाता है। वो भी उसी में डाल के मेरा ख्याल है, वो भी जो है वो
ब्लेंडर में डाल के और ठीक है। उसको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में थोड़ा सा आप पानी डालें, या दूध डालना है तो दूध थोड़ा सा डाल दें, दही डालें, स्मूदी बनाएं, वैसे जूस बनाना है, खीरा डालें साथ, ऐसे 7 वेजिटेबल्स डालें जिसमें पानी की मिकदार जरा ज्यादा हो तो वो जूसी हो जाएगा और बाकी उनकी जो पत्ते वत्ते हैं चलो उनका भाई। अर्क निकल आएगा। आज से शुरू करते हैं, ये ज़बरदस्त काम हमने सीख लिया है और इंशाल्लाह इसको हम भी इम्प्लीमेंट करेंगे, आप भी इम्प्लीमेंट करें। आज के प्रोग्राम में इतना ही, आपसे कल फिर मुलाकात करेंगे, उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे